अस्सलामुअलैकुम एमएलटी गर्ल्स एंड एमएलटी बॉयज़। यार मेरी बात सुनो। आज का जो लेक्चर है ना, मैं तुम लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि आपने जब बीएस एमएलटी कर ली है ना, उसके बाद अगर आप सोच रहे हो कि हमारे पास इलेक्टिव सब्जेक्ट का फोर्थ ईयर में आके आप समझ लो सिर्फ आप माइक्रो रख सकते हो, माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हो, एमफिल इसमें कर सकते हो, या फिर आप ब्लड बैंकिंग कर सकते हो, या फिर आप इम्यूनो रख सकते हो, या फिर आप कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हिस्ट्री रख सकते हो, जोन सा भी आपको लग रहा है ना। इसके अलावा भी और ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप कर सकते हो, इसमें एमफिल कर सकते हो। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ मज़े की इंटरेस्टिंग बात। आज का हमारा टॉपिक इसलिए मैंने रखा है, एक तो ये इंटरव्यूज़ में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस जो हमारे छोटे शहरों में एमएलटी करवाई जा रही है उनमें ये नॉलेज भी नहीं होता। आप मॉलिक्यूलर साइंस भी कर सकते हो, मॉलिक्यूलर एंड फोरेंसिक साइंस रखो अगर इलेक्टिव सब्जेक्ट फोर्थ ईयर में रखते हो बीएस एमएलटी में, बीएससी एमएलटी में, ठीक है। फोरेंसिक जो है ना आप रख सकते हो। उसके बाद आप फोरेंसिक में भी अलग से एमफिल कर सकते हो, मॉलिक्यूलर में भी। अच्छा, या इन दोनों का सब्जेक्ट एक ही हो सकता है। फोरेंसिक में अगर आप करते हो ना, आप क्रिमिनल साइड पे जाओगे। क्रिमिनल साइड पर हमारे पाकिस्तान की, एशिया की सबसे बड़ी एक कंपनी है, उसका नेम मैं आपको लेक्चर के एंड में बताऊंगी, मुझे भूल गया है उसका। आप उसमें एज अ जॉब भी रख सकते हो। उसमें क्या होता है कि क्रिमिनल जितने भी दुनिया में क्रिमिनल हो रहे हैं, या पाकिस्तान में जितने भी क्रिमिनल हो रहे हैं, आप उसमें वर्क कर सकते हो एज अ रिसर्चर के तौर पर। किसी भी चीज़ मतलब जॉब मिल सकती है आपको, ठीक है। और ये जो बातें हैं ना कि एमएलटी बिल्कुल फील्ड ऐसी है, आप बिल्कुल नाउमीद ना हो, आप लोगों को जॉब मिलेगी। अल्लाह ने आपके अगर रिस्क लिखा हुआ है ना इस दुनिया में, आपको वो मिल के रहेगा, ठीक है। आप माइक्रो कर सकते हो, आगे ब्लड बैंकिंग कर सकते हो, इम्यूनो रख सकते हो, हिस्टो रख सकते हो, मॉलिक्यूलर एंड फोरेंसिक रख सकते हो। और मॉलिक्यूलर एंड फोरेंसिक जो बंदे रखेंगे उसका मैं आपको बेसिक एमएलटी का नॉलेज देती हूँ कि बेटा उसमें आप क्या कर सकते हो मज़ीद, मतलब मज़ीद इनमें क्या टेस्टिंग है, मैं आपको इसकी बेस बताऊंगी, और ये इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, सबसे पहले तो मेरे बच्चों, आपने कई मरतबा देखा होगा हमारे शहरों में एक लैब के बाहर पीसीआर लिखा होता है, वहाँ सिर्फ ना पीसीआर करवाया जा रहा होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। या डीएनए टेस्टिंग सुना होगा ड्रामे में आप लोगों ने कभी, डीएनए टेस्टिंग करा लो, ये बच्चा पता नहीं किसका है। इंडियन ड्रामा में ज़्यादा होता है, पाकिस्तानी में भी होने वाला है। लड़का शक करता है ये मेरा बच्चा है या नहीं, और तो वो कहता है डीएनए टेस्टिंग कराओ, और जब डीएनए टेस्टिंग कराते हैं तो वो उसी का बच्चा निकलता है। तो ये टेस्टिंग क्या है बेटा। और एक और चीज़ जो हमारे आजकल मोस्ट कॉमन है, अच्छा, पीसीआर का नाम तो आप लोगों ने माइक्रो में भी सुना होगा। माइक्रो में कई, जब हम माइक्रो पढ़ते हैं तो हम जब बैक्टीरिया और वायरसेस या पैरासाइट पढ़ते हैं तो उसकी लैब डायग्नोसिस जब लिख रहे होते हैं तो कल्चर वगैरह सब कुछ करने के बाद हम आगे क्या कहते हैं, पीसीआर करवाओ, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा हमारे पास एक और टेस्ट हम करवाते हैं, कैरियोटाइपिंग, और ये आपने एफएससी में भी पढ़ा होगा इसका वर्ड, इसका नेम, ठीक है, बच्चों वाला नाम है जो बचपन में हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। बेसिकली कैरियोटाइपिंग क्या है वो बताते हैं। आजकल मोस्ट कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है फैमिलीज़ में, या डॉक्टर्स क्या फैमिलीज़ को कह रहे हैं, कज़न मैरिज ना करो। कज़न मैरिज क्यों ना करो? क्योंकि इनहेरिटेड डिजीज़ का चांसेस क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। इनहेरिटेड डिजीज़ का चांसेस ज़्यादा हो रहा है, बच्चे ना अब नॉर्मल पैदा हो रहे हैं। तो उसकी वजह से जब भी, अब ना मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। हमारी फैमिली में ना, जो फादर वाली फैमिली है, मेरे फादर फैमिली में ना एक डिज़ीज़ निकली है जो इनहेरिटेड डिज़ीज़ है। एक बच्चा है, उसकी डिज़ीज़ का ना नाम अभी तक उन्होंने रिवील, मैं पूछूंगी कौन सी डिज़ीज़। वो ना जब पैदा हुआ था ठीक था, आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी मेंटल रिटार्डेशन थी, मतलब कि उसका मेंटली वो ग्रो नहीं कर रहा था, और फिज़िकली वो कैसा हो गया था भाई, फिज़िकली वो वर्क नहीं कर सकता था। और जब ना उसको डॉक्टर ने ना, मुल्तान के डॉक्टर ने कहा था आप लाहौर जाएं और आप कैरियोटाइपिंग कराएं। जब कैरियोटाइपिंग कराई थी तो पता चला था ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, बच्चे को मसला पीसीआर भी करवाया था। मतलब इस तरीके से ना आपके क्रोमोसोम जो हैं उनको देखा जाता है, उनकी पोजीशंस वगैरह को, बेसिकली ये क्रोमोसोम को चेक करते हैं।
कि उनमें तो कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है। अभी मैं डिटेल में आऊँगी, ठीक है। ये बस मैं आपको नॉलेज दी थी कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है एमएलटी में। कैरियोटाइपिंग की आज का जो मेरा टॉपिक है वो 3 चीज़ों पर है। कैरियोटाइपिंग पढ़ाएंगे, डीएनए की टेस्टिंग होगी, डीएनए लाइजिंग होगा, उसके बाद तीसरा टॉपिक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हम इसको मज़ीद डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ये वो बच्चे सुन लें जिनका मूड बन रहा है कि हम इस चीज़ की तरफ भी जा सकते हैं एमएलटी करने के बाद। और वैसे भी इंटरव्यू वगैरह में आपसे पूछा जा सकता है। वैसे तो हर एमएलटी के हर बच्चे को पता होना चाहिए, इतना बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये तो वो स्टोरी हो गई है, वो इम्पोर्टेंस हो गई कि एमएलटी वाले बच्चे क्यों सुने भाई ये मेरा लेक्चर और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, मैंने ऐसे क्यों रख दिया, ठीक है। अब हम पढ़ के आ रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंसेस में, जो एमएलटी की फील्ड में ही आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इसमें हम कैरियोटाइपिंग को देखेंगे। सबसे पहली बात, कैरियोटाइपिंग क्या है, ठीक है बेटा। हम ना इसमें ना आप लोगों को डीएनए पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब डीएनए किसका बना होता है भाई? डीएनए क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी बॉडी में, क्रोमोसोम की प्रेजेंट में होता है, की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जब सेल डिवाइड करते हैं तो वो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में करते हैं, ठीक है। और जब हमारी जर्म सेल बनता है उसमें भी क्रोमोसोम से ही आते हैं। हमारे बॉडी में कितने क्रोमोसोम हैं? 46 हैं। नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम पेयर में करो तो 23 है। अगर इसमें एक ज़्यादा आ गया है, अगर किसी बच्चे में 24 है तब भी वो एबनॉर्मल है, अगर 22 है तब भी एबनॉर्मल है, ठीक है। तो यही चीज़ चेक करने के लिए हम कैरियोटाइपिंग कराते हैं। अब मेन टॉपिक पे आते हैं और इजी करते हैं अपने टॉपिक को। अच्छा, डीएनए के यहाँ मैंने उर्दू में आपको लिखा है, डीएनए के क्रोमोसोम को अरेंज करना जो है ना, हम अरेंज करते हैं कैरियोटाइपिंग में, एक पिक्चर बनाते हैं, ठीक है। उसमें हम चेक करते हैं नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम सही है और उसका स्ट्रक्चर सही है क्या। स्ट्रक्चर में तो मसला नहीं है, स्ट्रक्चर की मैं आगे बात करती हूँ, ठीक है। नंबर में क्या मसला आ रहा है, डिटेल हम नहीं देखेंगे। नंबर में कि एक जर्म सेल है, फॉर एग्ज़ाम्पल अल्लाह ना करे मेरी मदर की साइड से जो मेरे पास आ रहा है ना जर्म सेल, उसमें 3 क्रोमोसोम, मतलब जब ना सेल डिवाइड करता है, इस जर्म सेल को देखो, जब सेल डिवाइड करता है मियोसिस के थ्रू, तो भाई यहाँ ये देख, इसको छुपा रही हूँ मैं भी, एक क्रोमोसोम आया यहाँ पर, एक क्रोमोसोम यहाँ गया, तो ये वाला जो क्रोमोसोम है ये दोनों इकट्ठे यहाँ आ गए, यहाँ पर क्या हो गया? खाली हो गया। अब ये भी अब नॉर्मल है, ये भी अब नॉर्मल है, एक क्रोमोसोम यहाँ आना चाहिए था। फिर दूसरी मायोसिस होती है, क्योंकि मायोसिस 2 बार होती है, एक मायोसिस 1, अब मायोसिस 2 होगी। उसमें क्या हुआ? इसमें भी 2 गए, इसमें भी 2 गए, ये खाली, इसके साथ वाला भी खाली ही होगा। आगे क्या होगा? अब ना जर्म सेल मिल रहे हैं, मेरी मदर से आ गया, फॉर एग्ज़ाम्पल ये बच्चा पैदा हुआ पहले, तो मेरी मदर से आया, मेरी मदर से सही आ रहा है, एक मेरी मदर से सही आ रहा है, ये वहाँ से आया, लेकिन यहाँ से तो अब नॉर्मल है, मेरे बाबा की साइड से मुझे 2 मिल गए। तो अगर 3 हो गए तो ट्राइसोमी, अगर ये 1 हुआ ना, मतलब ये भी अब नॉर्मल है ना, इधर तो 2 होने चाहिए, इसको कहेंगे मोनोसोमी। ये मेरी मदर से सही आया लेकिन फादर से खाली आया ना, तो 1 क्रोमोसोम इसकी वजह से गायब है, मतलब एक लिहाज से ये आ गया। इन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए ना हम कैरियोटाइपिंग करते हैं। अच्छा, ये क्यों करते हैं? आपने बचपन में पढ़ा होगा, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, इन सबको चेक करने के लिए हमें सिम्टम से तो पता चल जाता है ये बंदा एबनॉर्मल है, इसकी शक्ल एबनॉर्मल है, इसकी नेक एबनॉर्मल है, इसके हैंड एबनॉर्मल है, लेकिन हम डायग्नोसिस जब डॉक्टर चेक करते हैं तो कैरियोटाइपिंग रिकमेंड करते हैं कि इस बच्चे को ये मसला तो नहीं है, डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, इस बच्चे को ट्राइसोमी तो नहीं है, इस बंदे को ये तो नहीं है, कुछ भी हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ना आप अब ये एक तो ये मसला आ सकता है नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम में, एक ये मसला आ सकता है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर एबनॉर्मल हो। इसको आप रट्टा ना लगाएं एमएलटी वालों, सिर्फ और सिर्फ समझ लो मेरी बात। और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हो, एक अच्छे टेक्नोलॉजिस्ट बन रहे हो या टेक्नीशियन बन रहे हो, तो आप अपने नोट्स बना लो। ये जो 10 लेक्चर्स हैं ना मेरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी फील्ड इसमें आ जाती है, ठीक है। अब ना क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर अबनॉर्मलिटीज़ कौन सी हैं? सबसे पहले ट्रांसलोकेशन आ जाता है, इसमें डिलीशन आ जाता है, इसमें इंसर्शन आ जाता है, आइसोक्रोमोसोम आ जाता है, डेरिवेटिव क्रोमोसोम आता है, रिंग क्रोमोसोम आता है। मतलब कि स्ट्रक्चर में क्या गलत है कि ना, ये इसका क्रोमोसोम का ये वाला पार्ट इधर चला, हालांकि ये इसका था, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। डिलीशन क्या? आधा क्रोमोसोम का एक सिस्टर क्रोमेटिड जो है ना, उसका ये हिस्सा गायब है। इंसर्शन, कोई किसी और क्रोमोसोम का हिस्सा ना इसके अंदर इंसर्ट कर गया, एक्स्ट्रा आ गया। आइसोक्रोमोसोम, ये इसके पास चला गया, ये इसके पास, गलत बन गए।
डेरिवेटिव क्रोमोसोम एक और चीज़, नई चीज़, डेरिवेट हो गया, इससे एक और चीज़ डेरिवेट। रिंग क्रोमोसोम, बाज़ औक़ात किसी बच्चे में रिंग टाइप का क्रोमोसोम होता है जो कि एबनॉर्मल है, ऐसा भी हो सकता है। इन सब की वजह से क्या होगी, पेशेंट एबनॉर्मल होगा, पेशेंट की फिजिकल अपीयरेंस पे अफेक्ट होगा, सब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसको कोई भी बीमारी हो सकती है। ऐसे बंदे ज़्यादातर जीते नहीं है, मर जाते हैं, पता है। अच्छा, अब तो ये हो गया कैरियोटाइपिंग, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ये आप लोग ना अगर अपने नोट्स में ये पॉइंट्स ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज दे रही हूँ कि आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो ये ले सकते हो। बस ये मेरे नोट्स बने हुए हैं, मेरी इन्फॉर्मेशन में जो है ना, लेकिन मैंने आपको समझा दिया है हर बात। अब कैरियोटाइपिंग यही है। हम क्या करते हैं, सब यहाँ आ जाओ। पहले तो हमने क्या लिया, सैंपल लिया, टिश्यू सैंपल लिया उस पेशेंट का जिसका हमें लग रहा है, जिसका डॉक्टर ने कहा है कि भाई इसमें मसला है। उसको कल्चर में डाला, 2 से 3 दिन ना उसको रखा, उसमें एक केमिकल डाला। ये आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लो मेरी बात। उसमें हमने क्या डाला, केमिकल डाला, जब वो ना डिवाइड हो रहा था। अच्छा, हमने कल्चर यूँ डाला ताकि वो जो हमने टिश्यू लिया उसकी मल्टीप्लिकेशन हो सके, वो ज़्यादा बन सके। देखो मैं इस पे आ जाती हूँ रजिस्टर पे, ताकि थोड़ा आसान हो जाए समझना। अच्छा, सबसे पहले हमने एक टिश्यू सैंपल लिया उस पेशेंट का जिसका मसला है, ठीक है। नज़र आ रहा है कैमरे में, मैं एक बार देख लूँ, हाँ ठीक है। टिश्यू सैंपल लिया हमने, कल्चर में डाला, कल्चर में, ताकि ना वो मल्टीप्लाई हो सके। 1 से 2, 2 से 3, 4, 5, 6, मतलब डिवीजन हो रही है, मियोसिस हो रही है, ठीक है। फिर 2 से 3 दिन हमने इंतज़ार करना है ताकि वो मल्टीप्लाई हो जाए। हमने ना तब रोकना है जब ना मेटाफेज में आ जाएगा सेल। मेटाफेज का मतलब जब क्रोमोसोम ना अलाइन होते हैं एक ही लाइन में, और फिर आगे टीलोफेज आता है और डिवीजन, तब हमने ना रोक देना है, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, एक मिनट, फिर हमने इसको सेंट्रीफ्यूग करना है, यहाँ डालना है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूग करना है इस कल्चर के साथ मिलाकर इसको, ये देखो यहाँ आ जाओ। अच्छा, अब हमने इसको एक और केमिकल इसमें डाला, फिर हमने सेंट्रीफ्यूग किया इसको, इसमें फिक्सेटिव डाला, बस टॉपिक पे आओ। उसके बाद हमने इसको स्लाइड पे डाला, ये सैंपल जो था इसको हमने स्लाइड पे डाला, ठीक है। फिर हमने एक और केमिकल इसमें ऐड किया और उसको माइक्रोस्कोप पे देखा। अब जो लोग कैरियोटाइपिंग कर रहे होते हैं, जो इस फील्ड के होते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फोरेंसिक साइंस, उनको पता होता है कि आपने बचपन में पढ़ा था कि ये हर क्रोमोसोम का अपना साइज़ होता है। लार्जेस्ट जो हमारे पास ये नंबर 1 क्रोमोसोम होता है, ये लार्जेस्ट होता है, और जो 22 क्रोमोसोम होता है वो स्मॉलेस्ट होता है। इसके तरीके से ना वो अरेंज करेंगे, हमारे जो टेक्नीशियन है या टेक्नोलॉजिस्ट है वो अरेंज करेगा क्रोमोसोम का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। उसके बाद लास्ट में XX आएगा, XY आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 13 क्रोमोसोम जो है, इसके आगे एक और क्रोमोसोम आ गया, मतलब ऐसा एक और क्रोमोसोम हमें पड़ा हुआ मिला। उन्होंने उठा के ना कैरियोटाइपिंग में यहाँ कर दिया पिक्चर में, और कहा कि इस बंदे को क्या है, ट्राइसोमी है, इसको ये मसला है, कंफर्म हो गया। फॉर एग्जांपल 21 क्रोमोसोम में रिपीट हुआ है, मतलब ऐसे 3 क्रोमोसोम आ गए, इसका एक ये 3 सिस्टर क्रोमेट। इसका मतलब बच्चे को मसला है, बच्चे को ट्राइसोमी है। अच्छा, अब डाउन सिंड्रोम क्या, टर्नर सिंड्रोम क्या होगा, जिस बच्चे में ना सिर्फ एक एक्स होगा, ना उसके साथ एक वाई होगा, ना दूसरा एक्स होगा। मतलब ये हमने बचपन में पढ़ी है, इनको रट्टा ना लगाओ, उसे समझ लो कैरियोटाइपिंग क्या है, ठीक है। उसके बाद ना आप ये हमेशा याद रखना कि हमने क्रोमोसोम को हमेशा जिन्जा स्ट्रेन करना होता है। ये एज MCQs आपसे MPhil के जब आप टेस्ट देने जाओ तो आपसे पूछा जा सकता है क्रोमोसोम को हम कौन से कलर करते हैं, ठीक है, जिन्जा स्ट्रेन करते हैं। फिर अब ये वो डिसऑर्डर्स हैं जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम की वजह से आ रहे हैं, सेक्स क्रोमोसोम में मसला आ रहा है। टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर, इसको मुझे बोलने भी नहीं आता, प्रोनाउंस सही करने नहीं आता, ठीक है, इसलिए माजरत। ट्राइसोमी और जैकब। अच्छा, ये आप ये देख लो, टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ट्राइसोमी क्या होता है, और पटाओ सिंड्रोम पता नहीं क्या बुला है। अच्छा मेरे बच्चों, जब ना एक क्रोमोसोम हुआ पेशेंट में, तो उसको ये मसले आ सकते हैं। ये मसले का स्क्रीनशॉट ले लो, एज अ नोट्स बना लो, रट्टा लगा लेना, या कोई और लेक्चर ले लेना। मैं सिर्फ आप लोगों को एज MLT को, टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजी को ये बता रही हूँ, ये चीज़ें होती हैं। मैं आपको एज अ ओवरऑल व्यू दे रही हूँ, मैं डिटेल नहीं पढ़ा रही, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम ये हो गया। फिर अगर उस बंदे में ना
मेल है, बच्चा क्या है, मेल है, उसमें असल में क्या है, मेल है, लेकिन उसके अंदर क्या होगी, फीमेल जैसी प्रॉपर्टीज़ होंगी। उसके बाल, प्यूबिक एरिया पे बाल कम होंगे, बाल्डनेस, उसकी बियर्ड होगी, उसकी जो इसकी दाढ़ी नहीं होगी, मतलब उसमें जो उसके ब्रेस्ट होंगे वो बड़े होंगे, ठीक है। तो उसमें ये वाले आ जाते हैं, मतलब उसके अंदर एक्स्ट्रा एक्स आ गया, ठीक है, एक्स्ट्रा एक्स आ गया, उसको हम क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डाउन सिंड्रोम, बच्चे का ना जो ट्राइसोमी हो गया, 21 जो क्रोमोसोम है ना वो 3 मरतबा आ गया। ये देखें जो मैंने आपको बताया था ट्राइसोमी, इसमें ये क्या होता है, डाउन सिंड्रोम, ठीक है। हर चीज़ ना डाउन होगी, बच्चे के फीचर्स इतने ख़राब होंगे, उसकी आंखें डाउन, या आप ना नेट पे पिक्चर भी देख लेना, उसकी चिन छोटी सी होगी, उसके पाँव भी ऐसे डाउन हुए हुए होंगे, हर चीज़ उसकी डाउन होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये मैं वॉइस ना इसलिए चेंज करी हूँ, मेरा ना कभी मूड चेंज हो जाए तो मैं वॉइस चेंज कर लेती, तो माइंड ना करना प्लीज़। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्राइसोमी 18, उसमें क्या होता है, एडवर्स सिंड्रोम। अब मतलब जो हमारा 18 क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 18, दिस वन, ये 3 आ गए, उस बंदे को ये सिंड्रोम होगा और उसमें ये मसले होंगे। रीड कर लेना, वरना मुझे नेक्स्ट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना तो मैं डिटेल में भी पढ़ा दूँगी, ठीक है। फिर पटाओ सिंड्रोम, 13 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है वो 3 होंगे, ठीक है। और मेरे ना भांजे को क्लेफ्ट लिप था, और ये लिटरली आप लोगों को ये सिंड्रोम पढ़ते हुए लग रहा है कि ये ना छोटी चीज़ें हैं। जब मेरे भांजे को क्लेफ्ट लिप था ना, और जब वो पैदा हुआ था, वो इतना हम परेशान हुए थे, इतना परेशान हुए थे ना बहुत। और ना जब वो पैदा हुआ था, यहीं से आपके टॉपिक का अंदाज़ा आपको मैं बताती हूँ। जब उसको क्लेफ्ट लिप था, सिर्फ क्लेफ्ट लिप, ये सिंड्रोम अल्लाह माफ़ करे नहीं था, मैं सिर्फ ये बात करूँ, अच्छा क्लेफ्ट लिप था ना, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। और जब वो पैदा हुआ ना, तो डॉक्टर ने कहा कि आपने प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड नहीं कराया था। मेरी बहन सिस्टर ने कहा कि नहीं कराया था, तो उन्होंने कहा आपको डॉक्टर ने नहीं बताया बच्चे को क्लेफ्ट लिप है, वरना अबॉर्शन करा लेते। अच्छा ये नहीं होता कि बच्चे को मार दो, ये तो पैदा हुआ ऐसे हुआ, मतलब मसला ये है कि बच्चे के लिए ख़ुद प्रॉब्लम है, फिर उसका ऑपरेट हुआ, और ऑपरेट में कितनी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, और उसकी शक्ल के ऊपर कितने लोग बातें करते हैं, ये आपको नहीं पता। लिटरली ये वाले बंदे या ये लोग पता नहीं सोसाइटी में कैसे रह रहे होते हैं। पहले तो इनकी डेथ हो जाती है, अगर सर्वाइव कर भी रहे हैं तो बहुत मुश्किल होता है। अच्छा अब इसका ना मेन रीज़न क्या, इस्लाम से ही रिलेटेड है। जैसे जैसे फ़ीमेल की एज ज़्यादा होगी ना, और तब उसके प्रेगनेंसी हुई, मतलब बड़ी 35+ एज है और उसको तब प्रेगनेंसी हो रही है, तो इन डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए इस्लाम कहता है जल्दी शादी करो, ठीक है। अब मतलब ये एक ऐसे ही मैंने अपनी इंफॉर्मेशन के लिए नोट लिखा हुआ था। अच्छा उसके बाद हमने प्री नेटल डायग्नोसिस क्या होता है। अब मैंने जो बात आपको बताई ना, अब जैसे हम कहते हैं कोई बच्चा पैदा होने वाला हो ना, हम कहते हैं उसको माँ का CBC करवा लेते हैं, शुगर टेस्ट करवा लेते हैं, हर चीज़ करवा लेते हैं डॉक्टर्स। लेकिन ये टेस्ट भी ज़रूरी है कि कहीं बच्चे को जेनेटिक डिजीज़ तो नहीं है। अच्छा ये उन लोगों से जाके पूछना जिसका मैंने आपको बताया मेरी फैमिली में ना जेनेटिक डिसऑर्डर था, और वो 1 साल तक बच्चा ज़िंदा रहा था, उसको वो ना चल सकता था, और उसको फिट्स पड़ते थे, जिसका टेस्ट कराया था। तो ना उस माँ से पूछो जो कई रातों जागी थी, फिर वो बच्चा डेथ हो गई थी, ऑब्वियसली डेथ हो जाती है बच्चों की, लेकिन उससे पहले ही डायग्नोस कर लो। जब बच्चा पैदा होने वाला हो आप उसके एमनियोसेंटेसिस कर लो, मतलब आप उसके एमनियोटिक फ्लूइड है ना जो माँ के पेट में बच्चा है, उसमें हमने पढ़ा था कि पानी होता है बच्चे के इर्द गिर्द ताकि बच्चा डेथ ना हो जाए, उधर से फ्लूइड निकालो और उसका टेस्ट करो, कैरियर प्री नेटल टेस्टिंग करो, और आपको पता चल जाएगा कहीं बच्चे को जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। लेकिन हमारे ये यहाँ अनकॉमन है, ये चीज़ कॉमन नहीं है, हालांकि होनी चाहिए। आपको CBC अल्ट्रासाउंड इन सब के अलावा माँ की ये टेस्ट भी कराने चाहिए। आप CBC कर सकते हो, मतलब उसकी जो एम्बेलिकल कॉर्ड है उससे भी आप सैंपल ले सकते हो, फीटल का ब्लड सेल भी ले सकते हो, उससे भी टेस्ट कर सकते हो, मतलब ये सैम्पलिंग का तरीका है। और माँ का ब्लड भी ले सकते हो, उससे भी पता चल जाएगा कि कहीं बच्चा जो पैदा हो रहा है, जो प्रेगनेंसी में जो अब डिलीवर होगा, उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, टॉपिक से मुराद नेक्स्ट पार्ट हमारा आ जाता है, ठीक है। इसमें क्या है, DNA सीक्वेंसेस, ठीक है। अब मैं ये आपको बताती हूँ नेक्स्ट में। अच्छा मेरे बच्चों परेशान नहीं होना,
बेसिकली हमने कैरियोटाइपिंग में क्या पढ़ा है भाई? कैरियोटाइपिंग में हमने सिंपल सी बात पढ़ी है कि भाई हम क्रोमोसोम के नंबर और उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, कहीं उसमें कोई मसला तो नहीं है, कहीं जो बच्चे को सिंड्रोम है उसकी डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए हम वो टेस्ट करते हैं। डीएनए सीक्वेंसेस क्या है, ये तो आज जाओ क्राइम केस पे। आपने सीआईडी देखा होगा बचपन में, वहाँ कोई फॉर एग्जांपल चोर आया है, उसका ना ब्लड नीचे गिरा हुआ था, सीआईडी ने पकड़ा, वो जो था नहीं हम सीआईडी बचपन में, ब्लड देखा और ना उन्होंने फिर लैब में वो जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं और फिर कहते हैं ये क्रिमिनल है, इसको पकड़ो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास डीएनए सीक्वेंसिंग की आप इम्पोर्टेंस देखो बेटा। हमारे पास ना ये एविडेंस है, ये ब्लड पड़ा हुआ था, हमने उस पेशेंट का डीएनए सीक्वेंसिंग कराई, उसका ये मतलब आया, एक लिहाज से ये ना डीएनए के मतलब जो ब्लड है ना उसका सीक्वेंस ऐसे ऐसे आया, ठीक है। अब ना सीआईडी को जो शक था ना वो इन 3 बंदों पे था कि उस टाइम घर में या जो रिलेटिव्स हैं उसमें ना ये 3 बंदे रहते थे, सस्पेक्ट 1, 2 और 3। अब इन तीनों में से कौन चोर है? वो वज़ीर बन जाएगा जो पकड़ेगा। आप सब में से कौन वज़ीर बनना चाहता है? अच्छा, अब आप देखोगे कि सेम किसका आ रहा है, सीक्वेंसिंग किसकी सेम आ रही है। सस्पेक्ट 2 क्या है बेटा? चोर है, क्योंकि उसकी सेम आ रही है। इसकी यहाँ पर ये देखो, ये देखें आप लोग, इसका खून जो है ना, इसका जब हमने ब्लड लिया उसकी सेम सीक्वेंसिंग नहीं आ रही है, देखो इनकी डिफरेंट है ना, तो आप ये देखो, ठीक है। वरना मैं आपको मोबाइल से भी ये पिक्चर दिखा सकती हूँ, जस्ट अ मिनट ब्रो, ठीक है। मैं आपको एक पिक्चर ये वाली दिखाती हूँ जो मैंने आपको बतानी है। आप 2 मिनट आगे भी कर सकते हो, ठीक है। ओके मेरे बच्चों, परेशान बिल्कुल नहीं होना, हमने चोर को पकड़ लिया, ठीक है। जब आप चोर को पकड़ लो तो कॉन्फिडेंस फील करो। अगर आप, अल्लाह ना करे, आप लोगों के घर में ऐसे सीन्स हुए तो आप कहो डीएनए सीक्वेंसिंग करा लो यार, पता चल जाएगा कौन क्रिमिनल है, किसने कत्ल किया, उसका ब्लड छुरी पे लगा हुआ है, आप देखो किसने किया है भाई, आपको डीएनए सीक्वेंसिंग करा लो, पता चल जाएगा। दिस इज़ द पिक्चर, ये एविडेंस था हमारे पास। और ये देखो सस्पेक्ट, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका सस्पेक्ट 2 के साथ ना सेम आ रहा है, ठीक है। ये होती है डीएनए सीक्वेंसिंग। अच्छा, बहुत ही मज़े की चीज़ बता रही हूँ, ये इन्फॉर्मेशन हमेशा याद रखना। हमारा डीएनए किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से, सिर्फ 4 न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, और हम कहते हैं डीएनए चेंज है। कौन सी? साइटोसिन, गुआनिन, थायामीन, एडेनिन, ठीक है। CGTA से याद कर लो आप, ठीक है। डीएनए सीक्वेंस तक। अब मुझे ये बताओ, अब सोचने वाली बात है, अल्लाह ताला की कुदरत को ऑब्जर्व करो बेटा, कि मज़े की चीज़ है। देखो कि हर बंदे का डीएनए कैसे चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं होता। पता है 99% ऑफ डीएनए हम सबका सेम है, क्योंकि वो सेम इन्हीं से बना हुआ है। सिर्फ 1% डीएनए ना चेंज होता है, सिर्फ 1% डीएनए जो चेंज होता है ना, उसको हम देखते हैं कि वो कैसा डीएनए है, हर बंदे का चेंज होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, क्या आइडेंटिकल ट्विंस का डीएनए चेंज होगा? आइडेंटिकल नहीं बेटा, उसका चेंज नहीं होता, दोनों का सेम होता है। फिंगरप्रिंट्स हर बंदे के चेंज है, आइडेंटिकल ट्विंस के भी, लेकिन जो डीएनए वो आइडेंटिकल ट्विंस का सेम होता है। और सिबलिंग्स का 50% जो डीएनए है ना, वो ये इन्फॉर्मेशन ऐसे दे रही हूँ मैं आपको, डीएनए है ना जो आइडेंटिकल ट्विंस का 100% सेम होता है, ठीक है, और सेम होता है। और जो हमारे पास सिबलिंग्स होता है उनका 50% सेम होता है, क्योंकि एक ही माँ बाप से आ रहे हैं ना 50%। और जो पेरेंट्स से होगा वो भी तकरीबन सेम होगा बच्चों से, लेकिन कहीं ना कहीं डिफरेंट होगा, इसलिए हर बंदे का डीएनए हम कहते हैं चेंज होता है। मगर जो फिंगरप्रिंट है ना, वो आइडेंटिकल ट्विंस के भी डिफरेंट होते हैं। यहाँ लिख लो इन्फॉर्मेशन के तौर पे, जो फिंगरप्रिंट्स है ना वो सब बंदों के चेंज है, डिफरेंट होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस के भी। देखिए यूँ समझ लो कि इन दोनों का भी मेरा अपने दोनों थंब का भी फिंगरप्रिंट सेम नहीं होता,
जब अपने आप से ही नहीं मिल रहा तो आइडेंटिकल ट्विन से क्या ही मिलेगा। ठीक है, अब डीएनए सीक्वेंसिंग बेसिकली ये है कि मैंने आपको जो बताई है ना बात कि हम 1% डीएनए को चेक कर रहे होते हैं, उसी को चेक करते हैं, उसी को ना जो साइंटिस्ट है ना उनको पता होता है कि ये वाला जो पार्ट है ना डीएनए का ये सेम है, इसको चेक करो ये बंदा वही है या नहीं। अच्छा, यहाँ पर आ जाओ। नंबर ऑफ शॉर्ट, मतलब एक बंदा है उसका हमने डीएनए उठाया, वही 1% वाला, उसमें आ रहा है AGAC 6 टाइम्स आ रहा है। फॉर एग्जांपल हमने अगला बंदा उठाया, उसका ये जो AGAC है ना रेपिटिशन है, ये आ रहा है 16 टाइम्स। फिर आता है AGAC, अगले बंदे का आ रहा है 10 टाइम्स। तो मतलब ये बंदे डिफरेंट है, हम ये नहीं कह सकते ये इसके साथ ये आइडेंटिकल है। डीएनए सीक्वेंसिंग में बेसिकली यही है, जो एंड में मैंने आपको रिजल्ट दिखाया है ना डीएनए सीक्वेंसिंग का, वो ऐसे ही हम कर रहे होते हैं। पहले ये प्रोसेस है, ये बनाते हैं, फिर हम ये कहते हैं ये जो रिपीट्स था 6 टाइम्स आया AGAC रेपिटेशन, फिर 16, फिर 10। ठीक है, और जो सस्पेक्ट था हमारे पास 2 वाला था ना, जो एविडेंस था वो इसके साथ मैच हो रहा था। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम डीएनए प्रोफाइलिंग बनाते हैं, ये भी और चीज़ है, ये भी आप इतना डिटेल में ना ही करो तो भी बेहतर है, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि इन डिज़ीज़ को हम कैसे मेजर करेंगे, ये टेबल इम्पॉर्टेंट है, ये मैं आपको थोड़ा अगले जल्दी में बताती हूँ अभी। अच्छा मेरे बच्चों, अब ना हम इस पे आ जाते हैं, हम ना हार्मोनल टेस्ट भी कराते हैं, उससे ना हमें ये ऐसे टेबल ना आप इन्फॉर्मेशन के लिए अगर बनाना चाहते हो, इस फील्ड में जाना है तो बना लो, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अल्फ़ा फीटोप्रोटीन का हम टेस्ट कराते हैं जब माँ प्रेग्नेंट हो, और UE3 का और HCG का। अगर किसी बंदे में ना ये नॉर्मल है ये दो और ये ज़्यादा है तो उस बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है। ट्राइसोमी को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए ये सारा है, ये आप लोग पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा। मतलब अगर किसी बच्चे को ट्राइसोमी 18 है तो हम उसका AFP कराएंगे तो वो कम जो है ना कम आएगा 0.4 से, और उसका अगर ये कराएंगे UE3 तो वो भी कम आएगा और ये भी कम आएगा। तो हमें आइडेंटिफाई होगा जो बच्चा पैदा होने वाला है उसको ट्राइसोमी 18 तो नहीं है, तो इसलिए हम अवॉइड करा लेंगे, पहले ही हमें पता चल गया इस चीज़ का। ठीक है, उसके बाद पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये मैं आपको बस बेसिक उस पर रहती हूँ, इसको वो नहीं करती, ये हमने बचपन में भी पढ़ा था। ये डीएनए उसके स्टैंड है, हम ना इन दोनों स्टैंड को अलग कर देते हैं, फिर इसके साथ एक ना वो लगाते हैं, प्राइमर लगाते हैं, और एक और डीएनए बहुत सारे बना लेते हैं। उसकी रेसिपी ये है, इस PCR की जो रेसिपी है ना, जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो ये है। ठीक है, उसके बाद इसको मैंने ये एक्स्ट्रा टाइप का नॉलेज है, अगर आप लोग करना चाहिए, इसको PCR को आइडेंटिफाई इस बंदे ने किया था। बेसिकली हम लैब में अ मेथड यूज टू एम्पलीफाई अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए इन विट्रो मीन लैब में हम डीएनए उठाते हैं किसी भी बंदे का, और उसका एक और पार्ट लगा के उसकी डिवीजन करके हम चीज़ देखते हैं। PCR बेसिकली ये है, और इसकी कुछ टाइप्स होती हैं, और ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है इसलिए मैं इसकी तरफ नहीं आ रही, बस मैं इतना बता रही हूँ। इसका मेथड क्या होता है कि आप करते क्या हो, सबसे पहले डीएनए की डीनेचर करोगे, एक स्ट्रैंड अलग कर दोगे, दूसरा स्ट्रैंड अलग कर दोगे। कौन से टेम्परेचर पे अलग होता है डीएनए? 94 डिग्री सेंटीग्रेड जब हम देंगे टेम्परेचर तब डीएनए अलग हो जाएगा। जब अलग हो जाएगा तो हम यहाँ पर एक और प्राइमर ऐड करेंगे, इसको कहते हैं प्राइमर ऐड करेंगे। उसके बाद ना एक एंजाइम देंगे, डीएनए पॉलीमरेज लगाएंगे, और वो ना आगे इसको ना डीएनए बनाना शुरू कर देगा। यहाँ पर एक और डीएनए बनेगा और यहाँ पर एक और डीएनए। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है? एनीलिंग का, कि हमने एक प्राइमर ऐड किया और उसको डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट की। तो इसका मतलब एक डीएनए था, हमने इतने सारे डीएनए बना दिए। जब भी आप कोई चीज़ ज़्यादा मिकदार में होती है उसकी रिसर्च अच्छे तरीके से हो सकती है, बिल्कुल ऐसे ही है। जब एक डीएनए होगा उसकी क्या रिसर्च करेंगे? हमारे पास ना बहुत सारी, जब हमारे पास कोविड आया था, कोविड-19, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है भाई? कोविड-19 आया था, हमने हर जगह PCR हो रहा था कोविड-19 का, मतलब कोविड वायरस है। हमारे पास एक वायरस हमने पकड़ लिया उसको, और उससे हमने बहुत सारे डीएनए बनाए और उस पर हमने रिसर्च करना शुरू की थी। जब हम रिसर्च करते हैं तो वैक्सीन की तरफ आते हैं, बेसिकली ये बात है। इसकी बहुत सारी टाइप होती हैं, कन्वेंशनल PCR, रियल टाइम PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR, मल्टीप्लेक्स PCR और नेट। ये थोड़ा सा आप अगर खुद से
ये टॉपिक पढ़ना चाहो तो ठीक है, लेकिन बस मैंने कंसेप्ट देना था कि आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और फोरेंसिक साइंस में ये काम पढ़ोगे अगर आप MLT अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट में करना चाहते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और अगर आपको डिटेल पढ़नी है तो कमेंट में वो भी बता देना, क्योंकि डिटेल ज़रूरी नहीं थी इसलिए मैं आपको नहीं बता रही। जज़ाकल्लाह खैर, और अपना ख्याल रखें, और नाउम्मीद ना हो इस बात से कि हम MLT कर ली है अब हमारा फ्यूचर ख़त्म है। नहीं बेटा, आगे पढ़ो। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।